हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इनसाइट के करंट अफेयर्स। ठीक है, इस करंट अफेयर में जो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं और पीआईबी नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो है ये है 28 नवंबर के। ठीक है, इसमें क्या है, जीएस सेक्शन वाइज जो है ये जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जीएस 1 2 3 4। जिस सेक्शन में जो सा आर्टिकल आता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो आर्टिकल्स हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ का दल बदल विरोधी कानून, उसको जीएस पेपर 2 में रखा गया है। ठीक है, एडीएमएम प्लस प्लस में जो है 8 मेंबर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आसियान देश हैं, आसियान देश के मेंबर हैं। उसके बाद जीएस 3 का टॉपिक है क्या, जो राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य के 120% तक पहुंच गया। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार ने जो है पैसे अभी दिए हैं। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर यूपी में है, उसमें TX2 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो है ये दिया गया शहतूत बांध। इसके बारे में जो है अफगानिस्तान में है ये, काबुल में, उसमें उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है जीएस पेपर 2 का, दल बदल विरोधी कानून। अब इसकी जो है साथ में इसमें यूनिट भी दे देते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। आप देखिए, आप इसको डेली जो है इसकी यूनिट्स भी आपकी रिवाइज होती जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसके इससे पढ़ने का फ़ायदा ये होगा, आपकी यूनिट्स भी यहाँ पे आती जाएगी। और कुछ टाइम बाद जब अगर इस पे जो है चैनल पे बच्चे आने लग जाएंगे तो साथ के साथ में जो लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे या फिर मेंस के क्वेश्चन होंगे वो भी साथ के साथ पीडीएफ में अटैच करता जाऊंगा। ठीक है, जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में सबसे पहला क्या है, जो हमारी ये है ना मिजोरम के लालडूहोमा, जो कि लोकसभा द्वारा प्रथम, भारत के प्रथम संसद सदस्य थे जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। इन्हें जो है मिजोरम विधानसभा ने भी अयोग्य घोषित कर दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि वहाँ से ये जो है निर्दलीय चुने गए थे, वहाँ से जो है ये एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। इसके बावजूद इन्होंने जो सेरचिप विधानसभा है, ठीक है, सेरचिप विधानसभा, इसके बावजूद इन्होंने क्या किया, जोरम पीपल मूवमेंट की एक पार्टी थी जो 5 अलग अलग पार्टियों को मिला के बनाई गई थी, इसको फाउंड किया। मतलब अगर आप विकीपीडिया पे से सर्च करेंगे तो इसके फाउंडर में इन्हीं का नाम आता है, सिर्फ इन्हीं का, लालडू होमा। ठीक है, तो ये क्या है, दल बदल का एक वो है, रूप ही है। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे भी चुने गए और वहाँ पे भी जो है उसके लीडर बन गए, तो जिसकी वजह से इन्हें जो है मिजोरम विधानसभा से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार अपनी इस घोषणा के कारण उन्होंने एक स्वतंत्र विधायक का दर्जा खो दिया। दल विदोल, अब जो है ये हमारी घटना थी। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ेंगे, तभी तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस जो इनसाइट के पीडीएफ है इसको पढ़ने से क्या होगा, आपको बेसिक के लिए लक्ष्मीकांत खोलनी नहीं पड़ेगी, पर जो हाँ जो इसके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आपको लक्ष्मीकांत की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दल बदल कानून है क्या, 52वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन में 1985 में 10वीं अनुसूची ऐड करी गई थी संविधान में। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, जब भी कोई व्यक्ति सदस्य है, ठीक है, सदन का, एक राजनीतिक दल से दूसरे में सम्मिलित हो जाए तो वो है दल बदल के आधार पर निर्भरता, डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान दिए गए हैं, डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। ठीक है, दल बदल का जो है निर्भरता मानी जाएगी उसे। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए संसद के किसी अन्य सदस्य ने भी, अगर किसी ने उसके नाम से याचिका डाल दी दल बदल का जो है निर्भरता के लिए, तो भी अगर पीठासीन अधिकारी उसे दोषी पाता है तो पीठासीन अधिकारी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकता है उसे। ठीक है, दल बदल कानून लागू करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को, सभी जो अध्यक्ष या सभापति के पास होते हैं इसके सभी अधिकार। ठीक है, उनका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। मतलब 1992 तक उनका निर्णय अंतिम होता था, उसके बाद जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, निर्भरता के, यह कानून संसद और राज्य विधानसभा मतलब दोनों पे ये जो है वैलिड होता है, समान रूप से लागू होता है। निर्भरता के आधार, अब इसके आधार क्या होंगे, अगर कोई अपनी पार्टी की जो है सदस्यता त्याग दे दूसरे दल में जाने के लिए। ठीक है, या फिर यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल, जो उसका राजनीतिक दल है उसके अगेंस्ट में, विपरीत में मत अपना दे दे, या फिर जिस दिन मतदान होना हो उस दिन अनुपस्थित रहे, सब अपने राजनीतिक दल से 15 दिनों के भीतर क्षमादान भी ना पाया उसने। ठीक है, उसने क्षमादान मांगा दल बदल के लिए पर वो भी ना पाया हो,
तो भी वो दल बदल के लिए निर्भर पाया जाएगा। चुनाव के बाद कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, मतलब वो पहले निर्दलीय चुना गया, उसके बाद किसी बड़े राजनीतिक दल में चला जाए, वो भी निर्भरता माना जाएगा और वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएगा। ठीक है, यह विधायिका का सदस्य बनने के 6 महीने के बाद कोई नामित सदस्य किसी पार्टी में शामिल होता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो किसी पार्टी में शामिल हो जाए दूसरी, ठीक है, तो वो भी निर्भरता के मामले में आएगा। कानून के तहत अपवाद, कानून के तहत अपवाद क्या है? संसद के कुछ सदस्य कुछ परिस्थितियों में निर्भरता के जोखिम के बिना अपनी पार्टी में, कुछ ये अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन है ये कुछ। क्या क्या एक्सेप्शन है? मान लीजिए अगर जो उसकी पार्टी है ना, एक पार्टी से अगर वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, उसकी जो मूलतः जो खुद की पार्टी है उसके 2/3 अगर सदस्य उसे सपोर्ट कर दें कि हाँ आप इसमें जा सकते हो, ठीक है, तो इजीली जो है वो जा सकता है बिना किसी उसके, ये अपवाद है। ठीक है, सिर्फ एक ही अपवाद है। अब क्या है? पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा, ये अभी हमने ऊपर बात करी थी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर वो कहे कि मूलतः जो है ऐसा था, तो ऐसा मूलतः नहीं था, मूलतः मतलब संविधान जब बना, ठीक है, पर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हो सकता है, पर इसके लिए भी क्या चाहिए? पीठासीन अधिकारी जो है ना, उसके आदेश के बिना कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनका उसमें भी सहमति चाहिए। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून पर समितियां, इसमें कुछ समितियां बनाएगी जिन्होंने कुछ लॉ पास किए, पर उन्हें मानना ना मानना ये विधि आयोग के अंतर्गत था। ठीक है, तो उन्होंने लॉ क्या पास किए, मतलब उन्होंने अपना लॉ से मतलब है अपना जो है जो उनका पक्ष था वो आगे रखा कि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, अगर स्वेच्छा से वो छोड़ देता है, या फिर कोई सदस्य मतदान से परहेज करता हो, ठीक है, या फिर विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी विप के विपरीत वोट कर दे, ठीक है, राजनीतिक दल तभी विप जारी कर सकता है। उन्होंने कहा विप मतलब ऐसा होता है कि विप जारी अगर राजनीतिक दल कर दे तो भी सभी को उसमें जो है समर्थन देना होता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो विप है तभी जारी हो जब सरकार जो है खतरे में हो, ये ना हो किसी और प्रस्ताव पे विप जारी करे और उसके लिए भी उस पर प्रेशर बनाया जाए सदस्य पे कि आप किसी के साथ ही वोट दिया जाए। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा। उसके बाद विधि आयोग ने इनमें से क्या जो है माना, इसके अनुसार ऐसे प्रावधान जो विभाजन और विलय, विभाजन मतलब पार्टी से अलग हो रहा है, विलय मतलब पार्टी के अंदर आ रहा है, विभाजन मतलब पार्टी से दूर जा रहा है ना, विरहर्ता के जितने भी छूट होगी ना वो क्या होंगे? समाप्त किए जाने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई नहीं कि कोई जा रहा है या कोई आ रहा है इसमें कोई छूट दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप दल बदल के वो निर्हर माने जाएंगे और आप पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चुनाव पूर्व, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो भी राजनीतिक दल होगा ना उसे इन सबको दल बदल विरोधी कानून को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों में सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो, मतलब आप व्हिप जब ही जारी कर सकते हैं जब सरकार खतरे में हो, है ना, हर मुद्दे के लिए आप व्हिप जारी नहीं कर सकते। उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या कहा कि चुनाव राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किए जाने वाले निर्णयों में चुनाव आयोग की सलाह बाध्यकारी सलाह होनी चाहिए, मतलब जो भी चुनाव आयोग सलाह देगा वो क्या होगी? बाध्यकारी होगी, ऐसा इन्होंने कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल ने। अब देखिए कुछ कुछ जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब थोड़े बहुत अगर स्टूडेंट्स इस चैनल पे आ जाएंगे, कुछ मेरे मित्र आ जाएंगे, तो इसके बाद फिर इन पे जो है स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा, मतलब मैं मेरे मेरे मित्र अगर इस चैनल पे आएंगे तो उसके बाद फिर जो है इनको डिस्कस करा करेंगे लास्ट में पीडीएफ के अटैच करके। ठीक है, तो दल बदल कानून संबंधित विभिन्न समितियों और आयोगों के नाम, समिति तथा आयोग, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जो है ऊपर मिल जाएंगे और जो बचे हुए हैं वो लक्ष्मीकांत से मिलेंगे, अगर नहीं मिल रहे तो गूगल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, पर करिएगा जरूर इन्हें अटेम्प्ट अपनी कॉपी में। ठीक है, समिति तथा आयोग में अंतर, पीठासीन अधिकारी तथा न्यायिक समीक्षा का निर्णय, न्यायिक दलों के विलय और विभाजन में अंतर, क्या पीठासीन अधिकारी दल बदल विरोधी कानून लागू होता है पीठासीन अधिकारी पर, संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय। ठीक है, उसके बाद मेंस क्वेश्चन ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल से कवर हो जाता है। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों की परीक्षण कीजिए, क्या यह कानून अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा, चर्चा कीजिए। ठीक है, ये द हिंदू से लिया गया था, ये बता दें किससे लिया गया था। उसके बाद आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। ठीक है, अब इसमें वो था ना आसियान मेंबर कैसे याद करते हैं, एक ट्रिक थी कि क्लिप टीवी क्लिप ऑफ एम बी बी एस, ये था थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है, ये CL। ठीक है, L से लाओस, I से इंडोनेशिया,
पी से फिलीपींस, उसके बाद ऑफ सपोर्ट के लिए था, एम से मलेशिया, बर्मा जो क्या उसकी म्यांमार की कैपिटल थी, ब्रूनेई और सिंगापुर, है ना। तो ये आसियान मेंबर थे हमारे। उसके बाद प्लस में जो है कुछ मेंबर और ऐड हो जाते हैं। प्लस में देखिए यहाँ पे दे रखा है ये प्लस के मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्हें सामूहिक रूप से प्लस देशों में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी जो है इसकी मीटिंग हुई है कहाँ पे, वियतनाम में। वियतनाम अगर आप देखोगे तो एक मेजर कंट्री है साउथ एशिया, साउथ चाइना सी की, ठीक है। साउथ चाइना सी की एक मेजर कंट्री है, मतलब इस टाइप से जो है ये काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है, ठीक है। तो ये एक तो चाइना से अटैच होती है और दो और इसके देश हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम बताइए। काफ़ी मेजर पार्ट पे ये अटैच होती है वहाँ पे वियतनाम। वहाँ पर इनकी जो है मीटिंग हुई है अभी, ठीक है। वियतनाम की अध्यक्षता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आयोजित की जा रही है। वियतनाम ने भारत को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है ये। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और सार्वजनिक प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष 2007 में सिंगापुर आयोजित एडीएम की दूसरी बैठक में एडीएम प्लस की स्थापना हुई। मतलब 2007 में इसके ऊपर बात हुई थी और इनकी फर्स्ट मीटिंग 2010 में हुई थी, ठीक है। 2010 में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। एडीएमएम प्लस आसियान और इसके वार्ता साझेदार देशों के लिए देश में शांति, क्या इनके कार्य क्या है प्रमुख, शांति करना, स्थिरता करना देशों में, विकास हेतु सुरक्षा करना, रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करना वाला एक मंच है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में भी जो है एक मंच है। उसके बाद ये हमारे प्लस के देश हैं सारे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ इस बार भी 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक सो आसियान से आया था या G20 से आया था, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी जो है कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन था और क्या उसका आंसर था। अब देखिए इसके बाद क्या है, इस तंत्र के तहत सहयोग के क्षेत्र, इसमें जो है कुछ सहयोग के क्षेत्र भी हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। 5 सहयोग के क्षेत्र हैं। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, मानवीय सहायता, आपदा, शांति व्यवस्था और सैन्य चिकित्सा, ठीक है। वर्ष 2013 में सहयोग के क्षेत्र में एक नए प्राथमिक क्षेत्र बारूदी सुरंग पर मानवीय कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की गई 2013 में। अब इसके कुछ क्वेश्चन है। एडीएमएम क्या है, एडीएमएम प्लस क्या है, सदस्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सब आपको ऊपर मिल ही जाएगा, ठीक है। एडीएमएम प्लस के अंतर्गत सहयोग क्षेत्र, ये भी पद मिल जाएगा। और उसके बाद जीएस3 में क्या है, फर्स्ट टॉपिक जीएस3 में क्या है। सबसे पहले देखिए ये है हमारा टॉपिक, ये है राजकोषीय घाटा सालाना रक्षा के 120% पर पहुंचा है, ठीक है। 120% जो है फिजिकल डेफिसिट हुआ है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित कुछ विषय। देखिए इसमें क्या हुआ है, अभी जो है हमारी जीडीपी आपको पता ही होगा नेगेटिव में चल रही है फिलहाल। तो केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटे पर चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर के अंत तक बढ़कर 9.53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो सालाना अनुमान का 120% ज़्यादा है, ठीक है। अब राजकोषीय घाटे के बारे में अगर हम कुछ देखें कारण, एक तो आपको पता ही होगा लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, राजस्व संग्रह में कमी हुई, है ना। लॉकडाउन की वजह से कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई, जिसमें राजस्व प्राप्ति सुस्त पड़ गई, मतलब सरकार के पास पैसा ही नहीं आया। अब इसके बारे में देख लेते हैं सरकार राजकोषीय घाटा है क्या। मतलब जो भी राजस्व जो हम प्राप्तियां कर रहे हैं ना सरकार, और उसमें जो बिना ऋण के जो पूंजी प्राप्तियां कर रहे हैं, उसमें से अगर हम कुल व्यय जो हम खर्च कर रहे हैं उसको हटा दें, तो जो अंतर होगा ना वो हमारा राजकोषीय घाटा होगा, और मैक्सिमम नेगेटिव में ही आएगा, है ना। क्योंकि प्राप्ति और वो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार की कुल ऋण आवश्यकताओं को दर्शाता है, मतलब कुल उसकी जो पैसा उसे खर्च करना है एक तरह से, ठीक है। उच्च राजकोषीय घाटे का प्रभाव क्या होगा, अगर ज़्यादा राजकोषीय घाटा आ जाएगा। सिंपल सा सोचने की बात है, अगर सरकार के पास पैसा कम होगा तो वो क्या कर देगी, ऋण जो है बढ़ा देगी, क्योंकि उसे भी तो पैसा चाहिए, ऋण बढ़ाएगी तभी ज़्यादा पैसा, ज़्यादा तो नहीं मतलब उसके पास पैसा की पूर्ति हो पाएगी उसकी धन की, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में निवेश योग्य बचत का सीमित, निवेश योग्य जो भी बचत है वो कम हो जाती है उच्च राजकोषीय घाटे में। इन बचतों का उपयोग वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों द्वारा निजी व्यवसायों और सरकारों, केंद्र राज्य को ऋण प्रदान करने हेतु किया जाता है, ठीक है। इनको जो है ऋण प्रदान करने हेतु किया जाता है। यह राजकोषीय घाटे का अनुपात काफ़ी अधिक होता है, इसका जो है अनुपात काफ़ी अधिक होता है राजकोषीय घाटे का। इसका तात्पर्य बाजार में निजी
उद्यमी व्यवसायियों को ऋण प्रदान करने हेतु कम राशि बची है। मतलब राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में हम पैसा दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास राशि कम बची है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्याज जो दरें होंगी वो ऊपर हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो देखिए, उच्च राजकोषीय घाटे और उच्च ब्याज दरों का तात्पर्य क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो ब्याज को कम करने का प्रयास था वो प्रभावी नहीं हुआ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या चाहेगा कि हमारे पास पैसा ज़्यादा हो तो हम कम ब्याज पे दे दें, ताकि ज़्यादा पैसा चला जाए तो उसके हिसाब से उनका सेटल हो जाता है। पर अगर हमारे पास पैसा कम होगा तो हमें ऋण हाई करना होगा, तो मतलब आरबीआई की जो सोच थी वो प्रभावी साबित नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटे का स्वीकार्य स्तर। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो भी खर्चा करती है वो सारा सरकार करती है। ठीक है, सरकार बेहतर स्थिति में होती है, और विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वहाँ पे प्राइवेट जो भी होंगे ना, निजी वो होंगे, वो सब बेहतर स्थिति में होते हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है। अब देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था में सरकार को चाहे मतलब देश में कुछ भी हो, फिर भी खर्च के लिए उन्हें जो है पर्याप्त साधन नहीं होता, और सामाजिक भौतिक में अग्रिम निवेश करना पड़ता है। ठीक है, सामाजिक या भौतिक अवसंरचनाओं में अग्रिम निवेश करना ही पड़ेगा। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे में जो जीडीपी के है 3% तक जो है आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, 3% तक अगर हमारे पास जीडीपी है तो वो आदर्श स्थिति होगी, उससे नीचे जो है नेगेटिव हो जाएगी और ऊपर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ऊपर में हम उसे उसमें चलती रनिंग जीडीपी में कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, NIIF। इसमें क्या है, यूनिट क्या है, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, सड़क, बंदरगाह, विमान पतन, रेलवे, ये इस यूनिट में आ जाएंगे। ठीक है, GS3 की। अब इसमें क्या है, सरकार ने जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा प्रायोजित NIIF ऋण प्लेटफॉर्मों में 6,000 करोड़ रुपए का जो है वो दिया है, स्वीकृति दी गई है। 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की स्वीकृति दी गई है, मतलब राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें देने की स्वीकृति दी है। इसको जो है इस महीने में जो शुरू हुआ था ना, आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज, उसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, NIIF के बारे में। ये 2015 में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ग्रीनफील्ड, जो भी नए काम शुरू होते हैं, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, ठीक है, जो भी हमारा वो होते हैं जो रुके हुए काम, कंस्ट्रक्शन जैसे होता है ना, जो मान लीजिए रिपेयरिंग वर्क, इस टाइप के वर्क जो होंगे, मतलब पुरानी कंस्ट्रक्शन को नया करना, वो और कुछ रुके हुए काम होते हैं। ठीक है, वो अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण हेतु निवेश साधन के रूप में 40,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है। ठीक है, ये 2015 की बात है। ठीक है, अभी जो दिया गया वो 6,000 करोड़ है। उसके बाद वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया श्रेणी 2 में क्या, वैकल्पिक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्थापित किया गया। NIIF में भारत सरकार द्वारा 49% निवेश किया जाएगा। इसमें कितना जाएगा, बाकी जो है निजी सेक्टर से निवेश करवाया जाएगा। ठीक है, 49% सरकार करेगी, और निजी वित्त पोषण जो है निजी निवेशकों द्वारा स्वतंत्र संपत्ति कोष, बीमा, पेंशन निधि, दान आदि के माध्यम से जुटाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के अधिशेष में भारत में किन किन जो है सेक्टरों में खर्च किया जाएगा, ऊर्जा, परिवहन, आवास, जल अपशिष्ट प्रबंधन, अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित में निवेश किया जाएगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स लिंक क्या है, NIIF क्या है, किस प्रकार प्रकाशित किया जाता है इसे, श्रेणी 2 के ये क्या है, वैकल्पिक निवेश कोष, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अधिशेष क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में प्रथम TX2 पुरस्कार दिया गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि TX2 पुरस्कार है क्या है। अभी देखिए, जो GS3 की यूनिट है, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, शरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे अब, कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को क्यों दिया गया है ये। जो है इसको इसलिए दिया गया क्योंकि 2014 में क्या थे, 25 बाघ थे यहाँ पे, और 2018 में कितने हो गए, 65, मतलब दुगने से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अनुसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को निर्धारित समय से कम समय में बाघों की संख्या, मतलब इनकी 2022 थी निर्धारित जो समय था, पर इन्होंने 2018 में जो है 65 कर दिए। ठीक है, दुगने कर दिए, जिसकी वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 दिया गया। अब देखिए, यही पुरस्कार जो है यहाँ पर भी मिला
भारत भूटान की सीमा पर पारदेशीय मानस संरक्षण क्षेत्र 2020 का इन्हें भी दिया गया। ठीक है, ये जो है पारदेशीय मानस संरक्षण क्षेत्र, ये क्या है, ये दो उनको मिला के बनाया गया एक। दो में से भारत का जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, 500 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है इसमें दिया गया, और रॉयल मानस नेशनल पार्क का 1057 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित किया गया। अब TX2 है क्या, जितने भी वैश्विक पुरस्कार जो देते हैं ना, ये वर्ल्ड वाइड फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, इस टाइप के, GTF, कैट्स, लॉयन शेर, इन सबको मिला के बाघ संरक्षण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित किया गया। ठीक है, इसी के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो TX2 नाम कहलाता है, इन सब को मिला के। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बाघ संरक्षण के प्रयास। अब ये देखिए, ये सारे जो है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तो हैं पर जो है आपको इनको पढ़ के और कॉपी में लिख के 2-3 बार रिवाइज करना होगा, है ना। तो इस टाइप के जो ये कुत्ते बिल्ली हैं, ये एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से घूम फिर के। तो देखिए, हम इसको 1 बाय 1 रीड करते जाएंगे। पहला जो है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा जो है एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे कि एम स्ट्रिप कहते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स लॉन्च किया गया। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। फिर इसे जो है एक अलग से कॉपी बना के इस टाइप की जो चीज़ें वो लिख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आती हैं। वर्ष 2010 में आयोजित पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वैश्विक स्तर पर 13 बाघ रेंज वाले देशों के नेताओं ने TX2 नारा के साथ बाघों की संख्या को दुगना करने हेतु अधिक प्रयास करने का संकल्प किया। ठीक है, ये TX2 आया तो इसे लिख लीजिए, कि आपका इससे भी क्वेश्चन आ जाए TX2 से कि ये है क्या, या इस टाइप के जो है कहाँ पे जो है इसका अवार्ड दिया गया। इंडिया में भी जैसे 2 उसमें तो दिया गया अभी। विश्व बैंक ने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संगठन क्षमता का उपयोग करते हुए बाघ एजेंडा को मजबूत करने हेतु वैश्विक साझेदारी को एक मंच एकत्रित किया। इन वनों में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव पहल GTI, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल GTIC के संस्थागत रूप से स्थापित हो गई, और अब यह ग्लोबल टाइगर फोरम तथा ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम चला रही है। भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत की गई, जो वर्तमान में 50 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में देश के भौगोलिक का 2.2% बराबर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक क्या है जारी है। अब इसमें प्रीलिम्स लिंक क्या होगा, तो इन सब के बारे में आप पढ़ लेंगे, तो यही सब जो आपके प्रीलिम्स लिंक में आएगा। स्ट्रिप्स क्या है, GTIC क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन अभ्यारण्य जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र के मध्य अंतर क्या है, भारत में महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये वाला इसके ऊपर अलग से पूरा एक जो है वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के वालों के लिए। और उसके बाद क्या है, ये द हिंदू से ये भी लिया गया। उसके बाद शहतूत बांध के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो ये जो है अफगान सरकार को काबुल के पास शहतूत बांध के निर्माण में मदद पर सहमति जताई गई है। ठीक है, यह बांध जो है 2 मिलियन लोगों को पानी की आपूर्ति देगा, और ये कौन सी नदी पे बना है, मैदान नदी। नदी का नाम ही है मैदान नदी। निर्माण काबुल की सहायक नदी मैदान नदी पे। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है वीडियो ख़त्म होती है। ये PDF 9 पेजों की थी। आपको अगर ये चाहिए तो मैं एक जो है वो चैनल क्रिएट कर दूंगा टेलीग्राम का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।